हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न आरपीएससी पर। दोस्तों, आज हम जो पेपर सॉल्यूशन की श्रृंखला है उसका दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इसमें हम कनिष्ठ अभियंता वृत्ति का जो एग्रीकल्चर पेपर हुआ था उसमें राजस्थान जीके के आए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप के अधीनस्थ बोर्ड राजस्थान जीके के प्रश्नों को पुटअप करता है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं गोखरू, बलेवड़ा, सरपेच, जेला। तो दोस्तों ये जो गोखरू होता है, गोखरू एक कलाई का आभूषण है। कलाई या हाथ का आभूषण होता है गोखरू, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। एक है बलेवड़ा। बलेवड़ा जो होता है दोस्तों ये पुरुषों के गले का आभूषण होता है बलेवड़ा, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे। फिर जेला। जेला जो होता है दोस्तों ये कान का आभूषण होता है जेला, तो यहाँ पे बचा एक ऑप्शन है सरपेच। सरपेच जो है दोस्तों ये एक कलंगी के जैसा होता है जो साफे पे लगाया जाता है, इसे हम पगड़ी का आभूषण कह सकते हैं। तो ये सरपेच इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पगड़ी का आभूषण होता है सरपेच। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रागमाला किसके द्वारा रची गई। ऑप्शन है पुंडरीक विठल, कुंभा, उस्ताद चांद खां या पंडित भाव भट्ट। तो दोस्तों रागमाला जो है, रागमाला की रचना की गई थी पुंडरीक विठल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रागमाला की रचना पुंडरीक विठल के द्वारा की गई। दोस्तों एक रागमाला नामक चित्रावली भी है, एक रागमाला नामक चित्रावली भी है जो मेवाड़ चित्रकला के अंदर आती है, और इस रागमाला चित्रावली का जो रचना की थी वो की थी निसारदीन ने। तो आप ये भी याद रखिएगा, एक है रागमाला चित्रावली जिसकी रचना निसारदीन ने की थी, और एक है रागमाला पुस्तक या ग्रंथ जिसकी रचना पुंडरीक विठल ने की थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बर्ली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है। स्टोन एपिग्राफ का मतलब होता है शिलालेख। तो यहाँ पे पूछा है बर्ली का शिलालेख जो है ये चिन्हित किया गया है। तो सबसे पहले दोस्तों ये बर्ली शिलालेख जो है ये कहाँ स्थित है, तो बर्ली शिलालेख जो है ये अजमेर के पास के गांव बर्ली गांव में है बर्ली शिलालेख। और ये ब्राह्मी लिपि का शिलालेख है, और ये राजस्थान तथा ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है बर्ली का शिलालेख। तो आप ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है ये, ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा है तो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे पांडुलिपि, ब्राह्मी पांडुलिपि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्ली जो अजमेर में स्थित है यहाँ का शिलालेख ब्राह्मी लिपि का है, और ये राजस्थान और ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है गधों का मेला लगता है। ऑप्शन दे रखे हैं जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। तो दोस्तों गधों का मेला जो है ये गधों का मेला लगता है लूणियावास जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गधों का मेला कहाँ पड़ता है, तो लूणियावास जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं धौलपुर के सिक्के तमंचा शाही, करौली के सिक्के माणक शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही और भरतपुर के सिक्के मदन शाही। तो दोस्तों यहाँ पे सिक्के जो हैं जो प्रचलित थे किस रियासत में, तो ये बताना है। तो दोस्तों तमंचा शाही जो हैं ये धौलपुर में सिक्के प्रचलित थे, तो ये एकदम राइट है। करौली में माणक शाही सिक्के प्रचलित थे, तो ये भी राइट है। यहाँ में हमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। सालिम शाही जो है दोस्तों ये प्रतापगढ़ में प्रचलित थे, जबकि ये जो मदन शाही सिक्के जो हैं ये मदन शाही झालावाड़ में प्रचलित थे, झालावाड़ रियासत में प्रचलित थे। तो ये भरतपुर के सिक्के नहीं हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं हैं। तो ये सही सुमेलित
नहीं है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और सिक्के जो हैं वो प्रचलित हैं, तो आप याद रखिएगा। एक तो जयपुर में जो प्रचलित सिक्के थे जिन्हें कहते हैं जाड़शाही, तो आप याद रखिएगा जयपुर में प्रचलित सिक्के जाड़शाही। एक मेवाड़ में प्रचलित सिक्के जो थे जिनका नाम है सिक्का एलची, तो आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। सिक्का एलची जो है ये मेवाड़ में प्रचलित सिक्के हैं। इसी प्रकार बीकानेर में गजहशाही सिक्के चलते थे, तो बीकानेर में गजहशाही। इसी प्रकार दोस्तों जैसलमेर जो है, जैसलमेर में डोडिया नामक सिक्के चलते थे, तो आप याद रखिएगा डोडिया जैसलमेर में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा था। तो दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था। ये हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के मध्य हुआ था। तो ये महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति, अकबर की ओर से मान सिंह ने हल्दी घाटी युद्ध लड़ा था। तो मान सिंह इनके मध्य युद्ध हुआ था। और इस युद्ध को खमनोर का युद्ध जो है ये कहा था दोस्तों अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अबुल फजल। दोस्तों इसी प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी जो था इतिहासकार बदायूनी, इस बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा था। तो आप ये भी याद रखिएगा हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध इसे कहा था बदायूनी ने। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड ने इससे थर्मोपल्ली का युद्ध कहा था। थर्मोपल्ली का युद्ध कहा था। तो ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को नाम दिए थे, तो आप याद रखिएगा। और दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध जो था इसमें बदायूनी एकमात्र इतिहासकार था जो युद्ध में उपस्थित था। तो क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि एकमात्र इतिहासकार जो हल्दी घाटी युद्ध में उपस्थित था तो वो थे बदायूनी। और यहाँ पे आपको पूछा है खमनोर का युद्ध इसको किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी। तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो दोस्तों तुंगा जो है ये क्षेत्र दौसा में आया हुआ है, दौसा में। तो तुंगा का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 28 जुलाई 1787 को ये युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था ये हुआ था मराठा सेनानायक महादजी सिंधिया और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के मध्य ये लड़ा गया था। जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध, तुंगा दौसा का युद्ध। तो इसकी डेट क्या है? 28 जुलाई 1787। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाराकोटरी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? तो दोस्तों बाराकोटरी के नाम से जो प्रसिद्ध था वो आमेर राज्य प्रसिद्ध था। बाराकोटरी के नाम से जयपुर का जो शासक था दोस्तों पृथ्वीराज, जयपुर का शासक था पृथ्वीराज। इनके द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। इन्होंने अपने 12 पुत्रों में विभाजित किया था। और 12 पुत्रों में विभाजित करने के बाद में ये बाराकोटरी कहलाया। तो बाराकोटरी जो है ये आमेर राज्य से संबंधित है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में राइका जाति जो है ये किस व्यवसाय से संबंधित है? तो दोस्तों राइका जाति जो है ये परंपरागत ऊंट पालन और पोषणकर्ता जाति व्यवसाय से संबंधित हैं। तो इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों राइका जो है ये पाबूजी के भक्त होते हैं, क्योंकि पाबूजी जो हैं
ये ऊँटों के देवता हैं। तो राइका जाति जो है ये पापू जी की उपासक जाति हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइका जो है ऊँट पालन और पोषणकर्ता व्यवसाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। तो दोस्तों ये है ना पटवार एग्जाम में भी पूछा गया था। ओलंदी क्या है। तो दोस्तों ओलंदी जो है ये नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री जो होता है ये ओलंदी कहलाता है राजस्थानी भाषा में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी स्थित है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ की जो छतरी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दुर्गादास राठौड़ जो थे ये मारवाड़ राज्य से संबंधित है। दोस्तों आप याद रखिएगा मारवाड़ राज्य से संबंधित है दुर्गादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संत जाम्बोजी को समाधिस्थ किया गया था। तो संत जाम्बोजी को कहाँ समाधिस्थ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जाम्बोजी जो है इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था पीपासर नागौर में। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था और इनकी माता का नाम जो था माता का नाम था हंसा देवी। माता का नाम था हंसा देवी और पिता का नाम था लोहट जी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से लोक देवता हैं जिनकी माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी था। तो इसका राइट आंसर क्या है संत जाम्बोजी। और दोस्तों संत जाम्बोजी जो हैं इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। आप याद रखिएगा संत जाम्बोजी जो हैं इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। जाम्बोजी जो हैं इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी और इसमें 20+9 टोटल 29 इसमें नियम दिए गए थे। तो 20+9 से ये विश्नोई संप्रदाय का नाम बना है। तो संत जाम्बोजी जो हैं ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवृत्ति भी कहलाते हैं और ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र हेतु प्रसिद्ध हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था संत जाम्बोजी ने। तो इनका जो समाधि स्थल है जो समाधि ली थी वो ली थी मुकाम बीकानेर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों मुकाम बीकानेर इसका राइट आंसर हो। तो मुकाम बीकानेर। नेक्स्ट है बिट्टू मेहा के रिवाले या दोस्तों इस बिट्टू मेहा के रावले किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। ऑप्शन दे रखे हैं गोगा जी रामदेव जी तेजा जी हड़बू जी। तो दोस्तों बिट्टू मेहा के रावले जो हैं ये गोगा जी के वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा गोगा जी। गोगा जी जो है दोस्तों गोगा जी आप याद रखिएगा इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। गोगा जी का स्थान कहाँ है ददरेवा चूरू में इनका स्थान है। और इन्हें गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा जाहर पीर के नाम से किन्हें जाना जाता है किस लोक देवता को जाना जाता है। तो वो है गोगा जी। दोस्तों गोगा जी का जो पत्नी थी इनका नाम था केलम दे। गोगा जी जो थे इनकी पत्नी का नाम था केलम दे। और आप इस केलम दे को कैसे याद रखेंगे इसको याद रखेंगे आप जीके से। जीके से कैसे जी का मतलब गोगा जी के का मतलब केलम दे। तो आप इस ट्रिक से आप याद रखेंगे गोगा जी से गोगा जी और के से केलम दे जी के। नेक्स्ट है बीसल देव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी हैं। तो दोस्तों बीसल देव रासो जिनके रचयिता है नरपति नला। बीसल देव रासो की रचयिता कौन है नरपति नला द्वारा ये लिखी गई थी। बीसल देव रासो जो हैं ये इसकी महिला पात्र जो थी वो थी राजमती और बीसलदेव रासो की प्रेम कथा का इसमें वर्णन मिलता है। बीसलदेव रासो में राजमती और बीसलदेव की प्रेम कथा का इसमें वर्णन मिलता है और ये जो है ये श्रृंगार रस से संबंधित है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा बीसलदेव रासो जो है
ये श्रृंगार रस से संबंधित है। ये क्वेश्चन रीट में आया था। इसमें राइट आंसर श्रृंगार रस को ही माना गया है। नेक्स्ट है पछेवड़ा क्या है। तो दोस्तों पछेवड़ा क्या है। ऑप्शन दे रखा है पगड़ी, आभूषण, ओढ़ने का एक मोटा वस्त्र या एक रस्म। तो दोस्तों पछेवड़ा जो है ये ओढ़ने का एक मोटा वस्त्र होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पछेवड़ा क्या है, ओढ़ने का मोटा वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा गया है। तो दोस्तों हाल गुरु किसे कहा गया है। तो दोस्तों राणा कुंभा जो थे, राणा कुंभा राणा कुंभा की ये उपाधि थी। राणा कुंभा को हाल गुरु, छाप गुरु, हाल गुरु, छाप गुरु, अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य, दीमान, ये आदि उपाधियाँ इनको प्राप्त थी राणा कुंभा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाल गुरु जो है ये मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ये इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उस्ता कला के विकास के लिए उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना 1975 में कहाँ की गई थी। तो दोस्तों आप इससे याद रखिएगा उस्ता कला जो है ये बीकानेर की प्रसिद्ध है, आपको पता ही होगा। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो उस्ता केमल हाइड केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बीकानेर में। कब की गई थी, 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांता गांधी द्वारा रचित नाटक जसमा ओडन किस गायन शैली में विश्व के कई देशों में मंचित किया जा चुका है। तो दोस्तों जसमा ओडन जो है ये शांता गांधी द्वारा रचित नाटक है और ये भावाई शैली में मंचित किया जा चुका है विश्व के कई देशों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भवाई शैली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों जो ये कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं ये अभी हाल ही में एग्जाम में अधीनस्थ बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। कृषि जलवायु क्षेत्र आप अच्छे से याद करके जाइएगा कुछ भी। तो यहाँ पे पूछे हैं भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ये आते हैं दोस्तों उप आर्द्र दक्षिणी मैदान में, उप आर्द्र दक्षिणी उपाद्र दक्षिणी मैदान में आता है भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दोस्तों उपाद्र दक्षिणी मैदान जो है इस कृषि जलवायु क्षेत्र को नाम दिया गया है फोर्थ ए। तो आप याद रखिएगा फोर्थ ए। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रूपनगढ़ मेथा खंडेला नदियाँ अपना जल किस झील में जमा करती हैं। तो दोस्तों रूपनगढ़ मंथा मिड्डा खरी खंडेला ये जो नदियाँ हैं ये अपना जल सांबर झील में जमा करती हैं। यानी ये सांबर झील की सहायक नदियाँ हैं जो अपना झील सांबर झील में जमा करती हैं। और दोस्तों सांबर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, आप याद रखिएगा ये भी। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर पूछे कौन सी है तो वो है सांबर जयपुर वाली। और दोस्तों ये जो सांबर झील जो है इसे रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं रामसर आर्द्र भूमि में सांबर झील को कब सम्मिलित किया गया था। तो आप इसकी डेट याद रखिएगा 23 मार्च 1980 को, 23 मार्च 1980 को इसे सांबर झील को रामसर आर्द्र भूमि में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा एवं उस्ना चित्रकार निम्न में से किस चित्र शैली से संबंधित हैं। तो दोस्तों चांद तैयब राम सिंह भाटी साहिबा उस्ना ये जो चित्रकार हैं
ये अजमेर चित्रशैली से संबंधित है, तो अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो साहिबा और उस्ना जो हैं ये महिला चित्रकार हैं, तो आप याद रखिएगा महिला चित्रकार उस्ना और साहिबा अजमेर चित्रशैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें। तो ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है ये सोरसन बारा में है, सोरसन बारा में ब्राह्मणी माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर जो है ये सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में है, तो इसका राइट आंसर जयपुर। जीण माता जो है जीण माता का है रेवासा सीकर में। और सच्चाई माता जो है ये ओश या जोधपुर में है, तो ये सही सुमेलित हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जीके के कुछ 75 क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप तैयारी बनाए रखें और जो क्वेश्चन है वो आप देखिए। सारे क्वेश्चन जो हैं वो एकदम अधीनस्थ बोर्ड ने लेवल के पूछे हैं, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट होने के भी चांसेस हैं, तो आप देखिए आगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र पूछा है, तो यहाँ पे अलगोजा दे रखा है, कामाइचा दे रखा है, तंदूरा और रावणता। इनमें से दोस्तों अलगोजा जो है ये अलगोजा सुशिर वाद्य यंत्र है, और बाकी जो कमाइचा है, रावण है, तंदूरा है, ये सब तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की किस कृति से जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख प्राप्त होता है? तो दोस्तों यहाँ पे अमीर खुसरो की कृति का नाम पूछा है, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी के, न कि अलाउद्दीन खिलजी के, यहाँ पे पूछा है जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मिफ्ता उल फतह। मिफ्ता उल फतूह जो है इस कृति में, अमीर खुसरो की एक कृति है, इसमें जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख मिलता है। दोस्तों इसी प्रकार अमीर खुसरो की एक और कृति है जिसका नाम है खजाइन उल फतह। ये खजाइन उल फतह जो है इसमें अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ अभियान का उल्लेख मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ अभियान का वर्णन किस में मिलता है? तो अमीर खुसरो की कृति खजाइन उल फतह में, और जलालुद्दीन की रणथंभौर अभियान का मिलता है मिफ्ता उल फतह में। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। तो इसमें दे रखा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, बिल्कुल राइट है। पहले ये संस्कृत पाठशाला थी। अलई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया, बिल्कुल राइट है। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, बिल्कुल राइट है। जबकि ये सीरी जो है सीरी इल्तुतमिश द्वारा नहीं बनाया गया था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। सीरी इल्तुतमिश ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का मंदिर नहीं है? तो दोस्तों ये जो कला संस्कृति का जो टॉपिक है इसमें मंदिर में से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और इसमें क्वेश्चन सीधा सा ना पूछ के अधीनस्थ बोर्ड हर बार ये क्वेश्चन डालता है कि कौन सा गुप्त काल का है, कौन सा किस काल का मंदिर है, सुमेलित करना है या उसमें से बताना है, छांटना है, ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे गुप्त काल का मंदिर कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं बुमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, अधीनस्थ बोर्ड ने ऑप्शन डी को इसका राइट आंसर माना है। खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये गुप्त काल का मंदिर नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित कर द्वितीय अफगान राज की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हुमायूं। नेक्स्ट है, सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान ये किसने लिखी थी? ये किसकी पुस्तक है? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान। तो दोस्तों ये पुस्तक जो है ये GN शर्मा की पुस्तक है, आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पुस्तक का नाम बहुत बार रिपीट होता देखा गया है। तो सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो है ये GN शर्मा की पुस्तक
हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आभूषण से पूछा गया क्वेश्चन है, ओगनिया कहाँ पहना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। ओगनिया जो है ये कान का आभूषण है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओगनिया कान का आभूषण है। कान का आभूषण में और भी आते हैं, जैसे सुरलिया है, सुरलिया, मुर्किया, मुर्किया, टोटी, ये सारे जो हैं ये कान के आभूषण ही हैं। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या है, ओगनिया कान का आभूषण है। नेक्स्ट आगे है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है गलियाकोट डूंगरपुर में, गलियाकोट कहाँ स्थित है, गलियाकोट स्थित है डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में ये स्थित है माही नदी के तट पर। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा माही नदी के तट पर। और दोस्तों ये जो गलियाकोट तीर्थ स्थल जो है ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल है। कौन सा, दाऊदी बोहरा संप्रदाय। तो आप याद रखिएगा दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल कहाँ है, तो वो है गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के तट पर। और यहाँ जो है सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है, आप याद रखिएगा किन की मज़ार है, सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार, सैयद फ़खरुद्दीन की मज़ार है गलियाकोट डूंगरपुर में, और ये दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रसिद्ध स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है। तो दोस्तों आपको ये बताना है अक्षय तृतीया के दिन यानी आखा तीज के दिन किस शहर की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर जो होगा बीकानेर जो है, जिसे हम लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, बीकानेर शहर, बीकानेर शहर की स्थापना जो है ये आखा तीज के दिन हुई थी, ऐसी मान्यताएं हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अक्षय तृतीया या आखा तीज के दिन बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। दोस्तों बीकानेर दुर्ग जो है, जिसे हम लालगढ़ दुर्ग भी कहते हैं, इसकी स्थापना 1589 में 1589 में महाराजा राय सिंह ने करी थी, महाराजा राय सिंह ने करी थी। तो ये इसका राइट आंसर होगा अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर। नेक्स्ट आगे हैं, चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है। तो दोस्तों चीरवा जो है ये उदयपुर में है, और चीरवा शिलालेख जो है ये मेवाड़ के गुहिल शासकों के राजवंश का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेवाड़ के गुहिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। तो दोस्तों रांगड़ी बोली जो है ये मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ी और मालवी बोली का मिश्रण जो है वो कहलाती है रांगड़ी बोली। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करी गई थी सन 1813 ईस्वी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों क्वेश्चन थोड़ी ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। नेक्स्ट है, किस शासक को हसमत वाला राजा या हसमत वाला शासक कहा जाता है। तो दोस्तों हसमत वाला शासक जो है ये मारवाड़ के शासक राव मालदेव की उपाधि है। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राव मालदेव हसमत वाला शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस से संबंधित है। तो दोस्तों ट्रेंच कमीशन जो है ये किससे संबंधित है, तो बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था, बेंगू किसान आंदोलन जो हुआ था 1921 में, और इसके सूत्रधार जो थे वो थे राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन के राम नारायण चौधरी जो थे ये इसके सूत्रधार थे, और ये हुआ था 1921 में बेंगू किसान आंदोलन। उस बेंगू किसान आंदोलन से ही संबंधित है ये ट्रेंच कमीशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन में ही रूपाजी कृपाजी शहीद हुए थे। तो रूपाजी कृपाजी जो हैं ये भी क्वेश्चन आ जाता है, रूपाजी और कृपाजी किस किसान आंदोलन से संबंधित है।
तो ये राइट आंसर होगा बेंगू किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है, तेजाजी मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, बिल्कुल राइट है। सीता माता मेला ज्येष्ठ अमावस्या, बिल्कुल राइट है। केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष, बिल्कुल राइट है। जबकि पुष्कर मेला जो है ये आश्विन पूर्णिमा को न होकर ये कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है मेला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि पुष्कर मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है मेला। तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विजयदान देथा द्वारा लिखा गया नहीं है। तो दोस्तों कौन सी रचना विजयदान देथा की नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखा है, बातारी फुलवारी, मारो बदलो, रूख और बलवंत विलास। तो दोस्तों बातारी फुलवारी, मारो बदलो, रूख और ये जो हैं ये विजयदान देथा की रचनाएं हैं। इसके अलावा अलेखू हिटलर, आप याद रखिएगा विजयदान देथा की रचनाएं अलेखू हिटलर, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अलेखू हिटलर किसकी रचना है, तो अलेखू हिटलर विजयदान देथा की रचना है। इसके अलावा टीडो राव जो हैं ये भी विजयदान देथा की रचना है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है ये बलवंत विलास, ये विजयदान देथा की रचना ना होकर ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों, बलवंत विलास जो है ये सूर्यमल मिश्रण की रचना है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सूर्यमल मिश्रण की और भी रचना मैं आपको बताऊं तो सती रासो है। सती रासो, सबसे प्रसिद्ध वीर सतसई। इसके अलावा इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में लिखा था रामर जाट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सूर्यमल मिश्र ने 10 वर्ष की अवस्था में कौन से पुस्तक की रचना की थी, तो वो है रामर जाट। तो ये जो रचनाएं हैं ये सूर्यमल मिश्रण की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत विलास जो है ये विजयदान देथा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जागती ज्योत पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो दोस्तों जागती ज्योत पत्रिका जो है इसका प्रकाशन किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। तो ये ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों साहित्य अकादमी उदयपुर जो है ये अपनी मासिक पत्रिका जो है मधुमती निकालती है। तो मधुमती अगर पूछे तो मधुमती जो है ये राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की पत्रिका है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना आप, मीरा पुरस्कार। तो ये भी पूछा जाता है, मीरा पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो मीरा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा दिया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जागती ज्योत जो है ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है, राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे। तो दोस्तों राजा अजयपाल जो हैं इन्होंने 1113 में 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अजमेर इसका राइट आंसर होगा। राजा अजयपाल जो हैं ये अजमेर के संस्थापक हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुसूचित जनजाति मतलब कि एसटी की महिला पूछी है। एसटी की महिला कौन सी है, तो दोस्तों ऑप्शन दे रखे हैं, वसुंधरा राजे, शारदा देवी, सुशीला बांगरू, उषा देवी मीणा। तो दोस्तों आपको पता होगा वसुंधरा राजे जो है ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी है। कौन, वसुंधरा राजे। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। तो दोस्तों शारदा देवी जो हैं, शारदा देवी प्रथम महिला सांसद थी, प्रथम महिला सांसद अगर कोई कहे तो प्रथम महिला सांसद जो हैं वो रही थी शारदा देवी भार्गव। तो ये, और जो सुशीला बांगरू जो हैं दोस्तों, सुशीला बांगरू
पहली अनुसूचित जाति यानी एससी की पहली महिला सांसद है अनुसूचित जाति से। और ये जो उषा देवी मीणा जो हैं ये पहली अनुसूचित जनजाति से सांसद बनी थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति का पूछा है तो उषा देवी मीणा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उषा देवी मीणा एसटी से हैं। जबकि सुशीला बांगड़ू जो हैं ये एससी से पहली महिला सांसद बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है। तो बड़वा ग्राम कोटा का जो ये है अभिलेख है, बड़वा ग्राम कोटा का ये जो स्तंभ अभिलेख जो है ये मोखरी वंश से संबंधित है। आप याद रखिएगा ये शिलालेख से संबंधित है, मोखरी वंश से संबंधित है बड़वा ग्राम कोटा से जो स्तंभ शिला अभिलेख प्राप्त हुआ है वो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है। तो दोस्तों हरनावा गांव जो है ये नागौर में स्थित है, हरनावा गांव नागौर में, और ये संत राणाबाई जी से संबंधित है, संत राणाबाई जी से संबंधित हैं। और ये जो संत राणाबाई जी हैं इन्हें राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहा जाता है, तो संत राणाबाई जी को कहा जाता है, जिनका स्थान है हरनावा गांव नागौर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राणाबाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया स्वतंत्रता सेनानी जो हैं ये किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबद्ध हैं। तो दोस्तों भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोठड़िया ये सब जो हैं ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना हुई थी सन 1944 में, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो अध्यक्ष बने थे भोगीलाल पंड्या। और इनका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था अप्रैल 1946 में, जिसकी अध्यक्षता भी भोगीलाल पंड्या ने की थी। तो आप याद रखिएगा भोगीलाल पंड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोठड़िया जो हैं ये डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। और दोस्तों ये जो भोगीलाल पंड्या जो हैं इन्होंने डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना की थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की। तो डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना जो है ये भी भोगीलाल पंड्या के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों राजपूताना म्यूजियम अजमेर जो है इसकी स्थापना की गई थी सन 1908 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1908। नेक्स्ट है अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब भरता है। तो दोस्तों ये जो खेजड़ली शहीद मेला जो है ये कब भरता है, तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये मेला भरता है, खेजड़ली शहीद मेला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, खेजड़ली जोधपुर का जो शहीद मेला है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों खेजड़ली दिवस जो है वो खेजड़ली दिवस मनाया जाता है 12 सितंबर को। तो आप दोनों याद रखिएगा खेजड़ली शहीद मेला जो है ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को पड़ता है और खेजड़ली दिवस जो है ये 12 सितंबर को मनाया जाता है। पहला खेजड़ली दिवस जो है 12 सितंबर 1978 को मनाया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है ये की गई थी अजमेर में 1934 में की गई थी और इसकी स्थापना जो है वो की थी घनश्याम दास बिड़ला ने। तो आप याद रखिएगा घनश्याम दास बिड़ला जो हैं इन्होंने स्थापना की थी राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की, और कहाँ स्थापना की थी, अजमेर 1934 में। नेक्स्ट है हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित था। ऑप्शन दे रखे हैं मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप,
बूंदी के उमेद सिंह, आमेर के मान सिंह या मारवाड़ के मालदेव। तो दोस्तों सबको पता है मेवाड़ के राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। यहाँ पे आपको हुंजा पूछा है, तो हुंजा जो है ये बूंदी के उमेद सिंह के घोड़े का नाम है। तो हुंजा जो है प्रसिद्ध घोड़ा, ये बूंदी के शासक उमेद सिंह का घोड़ा था। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे साक्षरता पूछा गया है, ग्रामीण और शहरी। तो ग्रामीण साक्षरता जो है वो है 61.4%, और जो शहरी साक्षरता जो है वो ज़्यादा है और वो है 79.7%। ये है शहरी साक्षरता और ये है ग्रामीण साक्षरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्रामीण साक्षरता है 61.4% और शहरी साक्षरता जो है वो है 79.7%, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान के किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। तो दोस्तों राजस्थान के नाथद्वारा जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर राजसमंद में, यहाँ का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है। तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा। नाथद्वारा जो है दोस्तों आप यहाँ से याद रखिएगा, नाथद्वारा यहाँ पे हवेली संगीत पे प्रसिद्ध है। हवेली संगीत अगर पूछे तो हवेली संगीत भी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था। तो दोस्तों कवास बाड़मेर में जो बाढ़ आई थी वो आई थी सन 2006 में। सन 2006 ईस्वी में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी। और ये जो कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी जो है ये लूणी नदी के माध्यम से निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लूणी नदी इसका राइट आंसर होगा। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी लूणी नदी से निकाला गया था। और ये जो लूणी नदी है इसका उद्गम स्थान है, आप सबको पता होगा, नाग पहाड़ अजमेर में। लूणी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, नाग पहाड़ अजमेर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है पहली प्याज मंडी, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र, इसको सम्मिलित करना है। तो दोस्तों केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है ये सेवर भरतपुर में है। ये इसका राइट आंसर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र जो है ये अजमेर में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इसका होगा। और पहली प्याज मंडी जो है ये अलवर में स्थित है। तो अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहली प्याज मंडी अलवर, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र जो है वो है अजमेर में। नेक्स्ट आगे है अनास, एरू, चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों अनास, एरू, चाप ये जो सहायक नदियां हैं ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। सभी जो नदियां हैं ये माही नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माही नदी। दोस्तों माही नदी जो है इसका उद्गम स्थान आप याद रखिएगा, मेहद झील मध्य प्रदेश से ये नदी निकलती है। और ये जो है ये बांसवाड़ा के खादू गांव से, याद रखिएगा, बांसवाड़ा के खादू गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई, कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई अपना जल जो है ये अरब सागर की ओर ले जाती है। किस सागर की ओर, अरब सागर की ओर ले जाती है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुट हो सकता है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती हैं। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी जो है वो है माही नदी। माही नदी के तट पर ही आपको पता होगा बेणेश्वर धाम स्थित है डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम भी स्थित है डूंगरपुर में माही नदी के तट पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो हैं ये प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो हैं ये कब प्रदान किए जाते हैं, ये हैं ऑप्शन दे रखा है 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर,
14 नवंबर। तो दोस्तों ये जो राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार जो हैं ये विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदान किए जाते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जाता है राजस्थान सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राजस्थान के अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों अर्ध शुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में कौन सा भाग इसमें सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। तो दोस्तों अर्ध शुष्क मैदान जो है इसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित है पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले है गोडवाड़ प्रदेश अर्ध शुष्क मैदान में आता है। तो वह एक है गोडवाड़ प्रदेश जिसे हम लूणी बेसिन के नाम से भी जाने जाता है। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। इसके अलावा आता है आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश जिसे हम शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं। शेखावाटी प्रदेश। फिर आता है नागौरी उच्च भूमि ये भी इसमें आती है नागौरी उच्च भूमि। और एक आता है इसमें गग्गर का मैदान। तो ऑप्शन देख लीजिए इसमें कौन सा नहीं है सम्मिलित। तो गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन इसमें शामिल है। आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली जो है शेखावाटी प्रदेश इसमें सम्मिलित है। गग्गर का मैदान इसमें सम्मिलित है। जबकि जोधपुर उच्च भूमियाँ इसमें सम्मिलित न होकर नागौरी उच्च भूमि इसमें सम्मिलित है। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है अर्ध शुष्क भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जो है ये किसे जोड़ता है। दोस्तों हाथीगुड़ा की नाल जो है ये दर्रा जो है ये उदयपुर और सिरोही को जोड़ने वाला है। तो ये इसका सिरोही और उदयपुर को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो है हाथीगुड़ा की नाल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सीवी जनपद की राजधानी क्या है। तो दोस्तों सीवी जनपद जो है सीवी जनपद की राजधानी जो है वो है मध्यमिका नगरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसी प्रकार मत्स्य जनपद जो था मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर बेराट। ऑप्शन ए मत्स्य जनपद की राजधानी है। जबकि यहाँ पे पूछा है सीवी जनपद। सो सीवी जनपद जो है इसकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है निम्न में से कौन सा आपको बताना है सौर ऊर्जा प्लांट और स्थान यानी जुल्ला जो है वो सम्मिलित नहीं है यह आपको बताना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं गौरीर प्लांट झुंझुनू, नोक प्लांट जोधपुर, अगोरिया प्लांट बाड़मेर और खिमसर प्लांट नागौर। तो दोस्तों इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन बी नोक जो है नोक प्लांट ये बीकानेर में स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आगे हैं निम्न में से कौन सी मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन दे रखा है नागौर। मेवाड़ चित्र शैली की उपशैली हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं नागौर, किशनगढ़, बीकानेर, देवगढ़। तो दोस्तों ये जो देवगढ़ उपशैली जो है ये मेवाड़ चित्रकला शैली की ही उपशैली है देवगढ़ शैली। और ये जो देवगढ़ शैली जो है ये देवगढ़ शैली का स्वर्णकाल जो है वो था द्वारिका दास चूड़ावत के समय। तो आप याद रखिएगा देवगढ़ शैली का जो स्वर्णकाल है वो माना जाता है द्वारिका दास चूड़ावत के शासनकाल को माना जाता है। और ये जो देवगढ़ शैली जो है यहाँ के जो सामंत हैं वो 16वें उमराव कहलाते थे। तो आप ये भी याद रखिएगा देवगढ़ शैली के जो सामंत थे या देवगढ़ जी के जो सामंत हैं वो 16वें उमराव कहलाते थे 16वें उमराव। और ये जो देवगढ़ शैली जो है देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय
प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्रीधर अंधारे को। तो आप ये भी याद रखिएगा, श्रीधर अंधारे जो हैं इन्होंने देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है देवगढ़। नेक्स्ट है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, ये किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये 1857 की क्रांति पर स्थित है और इसमें राजस्थान के रोल की बात की गई है। और ये जो पुस्तक है ये नाथूराम खगड़ावत की पुस्तक है। तो नाथूराम खगड़ावत की पुस्तक है राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल ऑफ 1857। इसी प्रकार दोस्तों IT प्रिचार्ड जो हैं इनकी भी एक प्रचलित पुस्तक है जो बहुत बार पूछी जाती है। इनकी पुस्तक का नाम है म्यूटिनिटीज इन राजपूताना। म्यूटिनिटीज इन राजपूताना, ये भी शायद पटवार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। म्यूटिनिटीज इन राजपूताना ये जो पुस्तक है ये किसकी पुस्तक है? तो ये IT प्रिचार्ड की पुस्तक है। ये दोनों पुस्तक के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रबाब, चिकारा, चौतारा, ये किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं आपको ये बताना है। तो रबाब, चिकारा, चौतारा ये जो हैं ये दोस्तों तत्ववाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। तत्ववाद्य यंत्र हैं। इसके अलावा तत्ववाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है एक है रावण हत्था बात कर लें, रावण हत्था, जंतर, कामाईचा ये सारे जो हैं ये तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में ही आते हैं। तो रबाब, चिकारा, चौतारा जो हैं ये तत्ववाद्य यंत्र हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों डांग नृत्य जो है दोस्तों नाथ द्वारा का ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें स्त्री और पुरुष साथ साथ नृत्य करते हैं, यानी ये केवल स्त्रियों या पुरुषों का नृत्य नहीं है, स्त्री और पुरुष साथ नृत्य करते हैं नाथ द्वारा के डांग नृत्य में। और इसमें ढोल, थाली और मांदल इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाद्य यंत्र। नेक्स्ट है कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों राजस्थान में कर्क रेखा जो है इसकी लंबाई है, आप याद रखिएगा, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई जो है वो है 26 किलोमीटर लंबी है कर्क रेखा। और ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। ये कर्क रेखा जो है ये डूंगरपुर के चिखली गांव को, आप याद रखिएगा, डूंगरपुर के चिखली गांव को छूती हुई निकलती है और बांसवाड़ा के लगभग मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ये आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और इसमें राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आप याद रखिएगा, 26 किलोमीटर लंबी कर्क रेखा है राजस्थान में। नेक्स्ट आगे है लाठी सीरीज क्या है? तो दोस्तों लाठी सीरीज जो है ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है, भूगर्भीय जल पट्टी है लाठी सीरीज, जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है, जो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य स्थित है लाठी सीरीज। तो आप ये भी याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक स्थित है? पोखरण से मोहनगढ़ तक स्थित है लाठी सीरीज। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखा है खनिज पट्टी नहीं है, वन्य जीव श्रृंखला नहीं है, पशु श्रृंखला नहीं है। ये जो लाठी सीरीज है ये एक भौगोलिक बेल्ट है। तो ये इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? ऑप्शन दे रखे हैं सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, अरेबियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये दोस्तों भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। अरावली प्लेट जो है ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो ये आप याद रखिएगा, अरावली प्लेट यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विंध्यन कगार भूमियाँ किस नदी के बीच स्थित हैं? तो दोस्तों ये जो विंध्यन कगार भूमि जो है ये चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विंध्यन कगार भूमि चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। और ये जो विंध्यन कगार भूमि जो है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा बलुआ पत्थरों से निर्मित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विंध्यन कगार भूमि है तो ये बलुआ पत्थर से निर्मित है, बलुआ पत्थर से। और ये चंबल और बनास नदी के मध्य स्थित है। और ये चंबल और बनास और इनमें जो जिले शामिल हैं विंध्यन कगार भूमि में, तो वो है बूंदी और सवाई माधोपुर। बूंदी और सवाई माधोपुर में विंध्यन कगार स्थित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन ए चंबल और बनास नदी। नेक्स्ट है, ये दोस्तों एक अलग ही क्वेश्चन है जो अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया था। महिला बाग का जालरा किसके पास स्थित है? तो दोस्तों ये जो महिला बाग का जालरा जो है ये दोस्तों गुलाब सागर जोधपुर में स्थित है। गुलाब सागर झील जोधपुर के पास स्थित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये एकदम नया क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड की विशेषता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे निकालते हैं जो किसी भी एग्जाम में नहीं आए हैं। तो वैसा ही ये क्वेश्चन है, महिला बाग का झालरा जो है ये गुलाब सागर झील जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में रेत की टीलों में कितना क्षेत्र मुक्त है? मतलब कितना बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में 41.5% क्षेत्र ऐसा है जो बालू का स्तूप यानी रेत के टीलों से मुक्त है। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना हो गया? 41.5%, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर यानी मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? तो दोस्तों इसके लिए जैसलमेर, देवगढ़ और फड़ौदी स्थानों को चुना गया है पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत पवन ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था? तो दोस्तों ये जो छप्पनिया अकाल जो है ये हुआ था सन 1899 और 1900 ईस्वी में। सन 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य छप्पनिया अकाल पड़ा था। इसे छप्पनिया अकाल इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये विक्रम संवत, अगर मैं देखूं विक्रम संवत जो होता है, विक्रम संवत ये ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे चलता है। ईस्वी संवत से 57 वर्ष आगे चलता है। तो इसी प्रकार अगर मैं 1899 में यानी 57 जोड़ूँ तो ये बनता है 1956 ईस्वी। और 1956 ईस्वी नहीं होकर ये विक्रम संवत 1956 है। तो विक्रम संवत 1956 में अकाल पड़ने के कारण इसी को छप्पनी अकाल कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, जंतर मंतर जयपुर, रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, केवलादेव नेशनल पार्क। तो दोस्तों पिछले वाला जो वीडियो है जिसमें मैंने हाउसकीपर भर्ती का जो पेपर सॉल्व कराया था उस वाले पेपर में मैंने आपको ये बताया था कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किन किन स्थानों को शामिल किया गया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाकर देखें। वो भी वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें मैंने ये आपको बताया रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा जंतर मंतर जयपुर। जंतर मंतर जयपुर जो है इसे 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य जो है ये स्थित है अजमेर, पाली और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। टॉडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP में अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम जो है, इसके तहत राजस्थान की 6 झीलों को इसमें सम्मिलित किया गया था। और ये जो 6 झीलें हैं वो कौन कौन सी है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पिछोला झील उदयपुर की इसमें सम्मिलित है। एक फतेह सागर झील उदयपुर की इसमें सम्मिलित है, फतेह सागर, पिछोला। इसके अलावा नक्की झील सिरोही इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा आना सागर झील जो है, आना सागर झील इसमें सम्मिलित है। एक पुष्कर झील अजमेर इसमें सम्मिलित है। और एक मान सागर झील जयपुर इसमें सम्मिलित है, मान सागर जयपुर। तो ये 6 जिले हो गई, पिछोला उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर, नक्की झील सिरोही, आना सागर अजमेर, पुष्कर अजमेर और मान सागर जयपुर। ये 6 झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, फतेह सागर झील इसमें सम्मिलित है, नक्की झील इसमें सम्मिलित है, आना सागर झील इसमें सम्मिलित है, जबकि स्वरूप सागर झील जो है ये राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आप जब राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखेंगे तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार जो है वो है 23 3 30 12, यानी 23 डिग्री 3 रेडियन से 30 डिग्री 12 रेडियन उत्तरी अक्षांश से लेकर 69 डिग्री 30 रेडियन से 78 डिग्री 17 रेडियन पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है ये राजस्थान। तो दोस्तों, अगर मैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर देखूँ तो ये 69 डिग्री 30 रेडियन के लगभग करीब ही आता है। तो ये जो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में आता है, 69 डिग्री 30 रेडियन से 78 डिग्री 17 रेडियन तक। तो ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जो है ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये जैसलमेर जिले से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है, लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों, लाल दोमट मिट्टी जो है जिसे हम लाल लोमी मृदा भी कहते हैं, लाल लोमी मृदा भी कहते हैं, इसे हम लेटेराइट मृदा भी कहते हैं, लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। और इसमें लौह तत्व की अधिकता के कारण, लौह तत्व की अधिकता के कारण इसका रंग जो है वो लाल होता है। और ये जो लाल दोमट मिट्टी या लाल लोमी मृदा जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डूंगरपुर बांसवाड़ा लाल दोमट मिट्टी। तो दोस्तों, ये 75 सवाल मैंने राजस्थान जीके के जो आए थे इस एग्ज़ाम में वो मैंने आपको करवाए हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ऐसी ही श्रृंखला हम आगे भी लेकर आते रहेंगे जिसमें अधीनस्थ बोर्ड के जो विगत एग्ज़ाम जो हैं उनके राजस्थान जीके के प्रश्नों को हम सॉल्व कराएंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगले वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी ही मिल जाए। तो इसके लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।